आप सभी का स्वागत है मनोविज्ञान की इस क्लास में। और आज की क्लास का टॉपिक है परसेप्शन, या जिसे हम प्रत्यक्षीकरण या प्रत्यक्षण भी कहते हैं। इससे पहले के वीडियो में हमने कान के स्ट्रक्चर के बारे में और उसके फंक्शन या उसके कार्य के बारे में अध्ययन किया था कि कैसे ध्वनि तरंगें हमारे कान में प्रवेश करती हैं और किन किन प्रोसेस से गुजरकर फिर हमें उन ध्वनि तरंगों की सूचना मस्तिष्क में मिलती है। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, जो कि है परसेप्शन। लेकिन परसेप्शन को और अच्छे से समझने के लिए, उसके बारे में और अच्छे से जानने के लिए हमें एक बार यह देखना होगा कि संवेदन क्या होता है, सेंसेशन या संवेदन क्या होता है। क्योंकि अगर हम संवेदन को समझ पाएंगे तो हम प्रत्यक्षण को आसानी से समझ सकते हैं। संवेदन एक सरल मानसिक प्रक्रिया है जिसमें हमें ज्ञानेंद्रियों के द्वारा जो हमारे आसपास की घटनाएं हो रही हैं उनके बारे में सिर्फ आभास मात्र होता है। जैसे मान लीजिए कि आप अपने रूम में बैठे हैं और आपके रूम का दरवाज़ा बंद है, तभी दरवाजे के सामने से कोई गुजर जा रहा है, दरवाजे के सामने से कोई चलते हुए आगे की तरफ निकल जाता है। तो आपको यह तो नहीं पता चलता है कि कौन गया, लेकिन एक आभास होता है, उसके पैरों के चलने की आहट से एक आभास होता है कि हाँ, कोई है जो अभी हमारे दरवाजे के सामने से निकला है। तो इसे ही हम संवेदन कहते हैं, जिसमें यह ज्ञान नहीं होता, वह स्पष्ट नहीं होता कि कौन सा उद्दीपक है या क्या हो रहा है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर पता चलता है कि कुछ घटनाएं घटी हैं, बस इतना अंतर रहता है कि उनका स्पष्ट ज्ञान नहीं होता है हमें। और जो घटनाएं घटती हैं वह हमारे जो पांचों सेंसर्स हैं, जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, उनके द्वारा उनके बारे में सूचना प्राप्त होती है। तो समझ में आ गया संवेदन क्या होता है। संवेदन में हमें मात्र आभास होता है, लेकिन जो प्रत्यक्षण है, प्रत्यक्षण एक जटिल मानसिक प्रक्रिया है। जैसे कि हमने देखा था कि संवेदन एक सरल मानसिक प्रक्रिया होती है, तो यहाँ पर बताया गया कि प्रत्यक्षण एक जटिल मानसिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा वातावरण में विद्यमान उद्दीपकों का तत्कालिक ज्ञान होता है। जैसे अगर कोई सामने से गया दरवाजे के, तो आपको ये तो पता ही चला कि हाँ, कोई गया है, लेकिन इसके साथ साथ आप उसके पैरों की आहट से या अगर उस पर थोड़ा सा अटेंशन देते हैं, ध्यान देते हैं, तो आपको पता चल जाता है कि ये जो पैरों की चाल है या मम्मी की है या पापा की है। तो इस चीज़ को हम परसेप्शन कहते हैं। यहाँ पर बताया जा रहा है कि उद्दीपक एवं अनुक्रिया के मध्य घटित होने वाली जो मानसिक घटना होती है उसे ही प्रत्यक्षण कहते हैं। कि उद्दीपक आया और उद्दीपक सामने आया और उसके बाद हमारी अनुक्रिया होती है, लेकिन उद्दीपक आने के बाद जो प्रक्रिया होती है, हम उद्दीपक को देखते हैं और उससे संबंधित जो स्नायु आवेग उत्पन्न होते हैं वह मस्तिष्क तक पहुंचते हैं और फिर मस्तिष्क में हमें दीपक का अर्थ स्पष्ट हो जाता है। तो इस प्रकार जो परसेप्शन है वह पूरा हो जाता है, परसेप्शन का प्रोसेस पूरा हो जाता है। जैसा कि यहाँ पर आप देखें तो बताया जा रहा है कि उद्दीपक का प्रस्तुतिकरण सबसे पहले होता है। सबसे पहले हमारे सामने उद्दीपक आता है, उसके बाद उससे संबंधित जो ज्ञानेंद्रियां हैं वह उत्तेजित होती हैं। जैसे अगर हमें कोई आवाज़ सुनाई देती है तो कौन सी ज्ञानेंद्रिय उत्तेजित होगी? जो श्रवण ज्ञानेंद्रियां हैं, जैसे हमारा कान उत्तेजित होगा। उस उत्तेजना से क्या हुआ कि एक स्नायु आवेग उत्पन्न हुआ। जैसा कि आपने न्यूरॉन्स वाले चैप्टर में देखा था कि जब भी कोई ज्ञानेंद्रियों के द्वारा सूचना प्राप्त होती है तो हमारे अंदर एक स्नायु आवेग उत्पन्न होते हैं और फिर वह आवेग संवेदी स्नायु द्वारा, जो सेंसरी नर्व्स होते हैं, उनके द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचते हैं। और फिर जब मस्तिष्क में वह पहुंचते हैं, जैसा कि अभी हमने कान के स्ट्रक्चर में देखा था कि कैसे ध्वनि तरंग कान से होते हुए फिर लास्ट में जो इनर पार्ट होता है कान का, उससे होते हुए फिर मस्तिष्क तक पहुंचती है। और जब मस्तिष्क में वह पहुंचते हैं, जो उद्दीपक है उसका अर्थ स्पष्ट होता है। इस तरीके से हम कह सकते हैं और उसका परसेप्शन होता है हमें। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो संवेदना और संवेदना के साथ साथ अगर उसका अर्थ भी स्पष्ट है, जैसे उद्दीपक हमारे सामने आया तो हमें संवेदना होती है,
और उस संवेदना के साथ साथ अगर उस उद्दीपक का अर्थ भी स्पष्ट हो रहा है तो यह जो प्रक्रिया है वह परसेप्शन कहलाती है या प्रत्यक्षीकरण कहलाती है। प्रत्यक्षीकरण को मनोवैज्ञानिकों ने यहाँ पर परिभाषित किया है, जैसा कि यहाँ पर एटकिंसन और हिलगार्ड बताते हैं कि प्रत्यक्षीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम पर्यावरण में उपस्थित उद्दीपक प्रतिरूपों को संगठित करते हैं एवं उनकी व्याख्या करते हैं। यहाँ पर क्या बताया गया है कि परसेप्शन एक प्रोसेस है, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम जो वातावरण में जो स्टिमुलस हैं उनको हम ऑर्गेनाइज करते हैं, उनको संगठित करते हैं और इसके साथ साथ हम उनकी व्याख्या भी करते हैं कि आखिर में जो उद्दीपक है वह क्या है, उसका अर्थ क्या है। तो जो ये सारी प्रक्रियाएं हैं वह सभी परसेप्शन के अंतर्गत आती हैं। अब हम बात करते हैं प्रत्यक्षीकरण के निर्धारक के बारे में, डिटर्मिनेंट्स ऑफ परसेप्शन। तो यहाँ पर प्रत्यक्षीकरण के कुछ प्रमुख निर्धारक बताए गए हैं, जिनमें पहला है व्यक्तिगत निर्धारक, फिर उद्दीपक संबंधी निर्धारक, सांस्कृतिक निर्धारक और सामाजिक निर्धारक। सबसे पहले हम बात करते हैं व्यक्तिगत निर्धारक या पर्सनल डिटर्मिनेंट्स के बारे में। व्यक्तिगत निर्धारक के अंतर्गत कुछ प्रमुख निर्धारक आते हैं, जिनमें पहला पॉइंट है नीड या आवश्यकता। कई बार व्यक्ति वातावरण में उपस्थित उद्दीपकों को उनके यथारूप में प्रत्यक्षण न करके अपनी आवश्यकताओं के अनुसार उनका प्रत्यक्षण करता है। यहाँ पर देखें, एक एग्जाम्पल दिया गया है कि ऑसगुड जो एक मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने बताया कि जब वे अपने ऑफिस से बाहर निकलते थे तो उस समय उनको भूख लगा होता था। जिस टाइम पे उनका ऑफिस ख़त्म होता था उस टाइम तक उन्हें भूख लग जाती थी काफ़ी ज़्यादा, और जब वे रास्ते पर चलते थे अपने ऑफिस से निकलकर तो सामने एक बिल्डिंग रहती थी जिस पर 400D लिखा होता था, लेकिन अक्सर उन्हें 400D की जगह पे दिखाई पड़ता था कि वहाँ पे 400D नहीं बल्कि फूड लिखा हुआ है। इससे हम समझ सकते हैं कि जो उनकी आंतरिक अवस्था है उसके कारण उनका परसेप्शन प्रभावित हुआ, उनका प्रत्यक्षीकरण प्रभावित हुआ और उन्हें 400D की जगह पे फूड लिखा हुआ दिखाई दिया, क्योंकि उस समय उन्हें भूख लगी हुई थी और उन्हें भोजन की आवश्यकता थी। अब बात करते हैं व्यक्तिगत प्रत्यक्षण के अंतर्गत आने वाले दूसरे पॉइंट की, जिसमें है प्रत्यक्षीकरण किए जाने वाले वस्तु का मूल्य। कई बार हमारा जो प्रत्यक्षण रहता है वह इसलिए भी प्रभावित होता है कि जिस चीज़ का हम प्रत्यक्षण कर रहे हैं उसका मूल्य हमारे लिए क्या है। इसमें एक प्रयोग किया गया जिसमें बताया गया कि गरीब परिवार तथा अमीर परिवार के बच्चों को 1 रुपये का सिक्के का आकार बनाने के लिए बोला गया। 1 रुपया जितना बड़ा होता है उनसे बोला गया कि आप कागज़ पे 1 रुपया बनाएं, और जो परिणाम आया वह काफ़ी इंटरेस्टिंग था, क्योंकि जो गरीब बच्चे थे उन्होंने जो 1 रुपये का साइज़ बनाया था वह काफ़ी बड़ा आकार था उसका, लेकिन जो अमीर बच्चे थे उनके 1 रुपये का साइज़ काफ़ी छोटा था। यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि गरीब बच्चे के लिए 1 रुपये की कीमत काफ़ी अधिक है, लेकिन जो अमीर बच्चा है उसके लिए 1 रुपये की कोई कीमत नहीं है, और इसीलिए उसने 1 रुपये की जो आकृति है वह छोटी बनाई। अब बात करते हैं हम सामाजिक निर्धारक की। इसके अंतर्गत पहला पॉइंट है सामाजिक अभिवृत्ति, सोशल एटीट्यूड। कई बार यह देखा जाता है कि समाज में रहते हुए कुछ लोगों के प्रति हमारी अभिवृत्ति काफ़ी अच्छी होती है, उनके प्रति जो हमारी अभिवृत्ति रहती है, जो हमारा एटीट्यूड रहता है या जो हमारी मनोदशा रहती है वह काफ़ी अच्छी होती है। और जब उन व्यक्तियों का दूसरे व्यक्तियों के साथ मूल्यांकन करना होता है तो कई बार हमें उनकी त्रुटियां नहीं दिखाई पड़ती हैं या कम दिखाई पड़ती हैं। जैसे अगर आपका कोई फ्रेंड है जो आपके काफ़ी क्लोज है, आप उसको बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं, तो कई बार अगर क्लास में सब बच्चे शैतानी कर रहे होते हैं और टीचर पूछता है कि अच्छा चलिए आप बताइए कि कौन शैतानी कर रहा था, तो कई बार हम उसे छुपा ले जाते हैं। जो हमारा फ्रेंड है उसकी जो गलतियां हैं उसे छुपा ले जाते हैं।
इस तरीके से हम कह सकते हैं कि हमारा प्रत्यक्षण जो है वह सोशल एटीट्यूड या सामाजिक अभिवृत्ति के द्वारा भी प्रभावित होता है। दूसरा पॉइंट है सामाजिक मानक, सोशल नॉर्म्स। अलग अलग समाज में एक ही वस्तु के लिए कई बार अलग अलग मान्यताएं या प्रत्यक्षण होते हैं। यहाँ पर बताया जा रहा है कि कई बार एक ही वस्तु होती है लेकिन एक समाज में उसका दूसरे रूप में प्रत्यक्षण होता है तथा दूसरे समाज में उसी चीज़ का या उसी वस्तु का दूसरे रूप में प्रत्यक्षण होता है। जैसे यहाँ पर आपको स्वस्तिक का निशान दिखाई दे रहा है। तो अगर हम भारत की बात करें तो हिंदुओं में स्वस्तिक के निशान को शुभ माना जाता है, जबकि अगर हम जर्मन्स की बात करें, जो जर्मनी के निवासी हैं उनकी बात करें, तो वह इस निशान को अशुभ मान, क्योंकि इस निशान का उपयोग हिटलर के द्वारा किया गया था और हिटलर जो कि एक बहुत ही क्रूर शासक के रूप में जाना जाता है, इसलिए इस निशान को उससे जोड़कर देखा जाता है और जर्मनवासी इस निशान को अशुभ मानते हैं। अब हम बात करते हैं सांस्कृतिक निर्धारक के बारे में। सांस्कृतिक कारकों के द्वारा भी प्रत्यक्षीकरण प्रभावित होता है। संस्कृत के प्रभाव के कारण ही विभिन्न ज्यामितीय आकृतियों के प्रत्यक्षीकरण में भी भिन्नता का उल्लेख किया गया है। जैसे इस चित्र में दिखाई दे रहा है कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, एक वर्टिकल लाइन है और दोनों एक दूसरे को एक बिंदु पर टच कर रही है। और इस चित्र को जब अलग अलग कल्चर में दिखाया गया तो इसमें उनकी संस्कृति के आधार पर, उनके कल्चर के आधार पर जो उनका रिस्पांस था उसमें डिफरेंस पाया गया। जैसे जो ईस्टर्न कल्चर के लोग थे उन्होंने बताया कि जो वर्टिकल लाइन है यानी जो खड़ी लाइन है वह पड़ी लाइन से या हॉरिजॉन्टल लाइन से बड़ी है, जो ऊपर वाली लाइन है वह नीचे वाली लाइन से बड़ी मानते थे। कौन से लोग? जो ईस्टर्न कल्चर के थे, यानी जो पूर्वी सभ्यता के लोग थे, उन्होंने ऊपर वाली लाइन को नीचे वाली लाइन से बड़ी माना। जबकि जो वेस्टर्न कल्चर के लोग थे उनमें ये चीज़ नहीं पाई गई। कुछ लोगों ने यह बताया कि जो नीचे वाली लाइन है वह बड़ी है और ऊपर वाली लाइन छोटी है, लेकिन जो ज़्यादातर लोग थे उन्होंने बताया कि दोनों लाइनें समान हैं। और वास्तविकता में देखा जाए तो ये दोनों लाइनों का जो लंबाई है वह एक समान है। तो इस तरीके से हम प्रत्यक्षण में कल्चरल डिफरेंसेस को भी देखते हैं कि जो कल्चरल डिफरेंसेस हैं उनके द्वारा भी हमारा परसेप्शन प्रभावित होता है। और सबसे लास्ट में आता है उद्दीपक संबंधी निर्धारक। व्यक्ति की वैयक्तिक विशेषताओं के अतिरिक्त उद्दीपक की विशेषताएं प्रत्यक्षीकरण को प्रभावित करती हैं। जैसे उद्दीपक का स्वरूप, उसकी तीव्रता, उसका आकार, उसका रंग, गति, अवधि, विरोध, नवीनता या परिवर्तन आदि ऐसे कारक हैं, उद्दीपक संबंधित कारक हैं जो प्रत्यक्षीकरण को प्रभावित करते हैं। यहाँ पर बताया जा रहा है कि उद्दीपक कैसा दिख रहा है, उसका रंग कैसा है। यदि अगर वह उद्दीपक चल रहा है, जैसे कोई जानवर है या कोई व्यक्ति चल रहा है और हम उसका प्रत्यक्षीकरण कर रहे हैं, तो उसकी गति क्या है, और इसके साथ साथ वह उद्दीपक कितने समय तक हमारे सामने बना रहा, यानी उसकी अवधि कितनी रही। उद्दीपक जो हमारे सामने उपस्थित हुआ उसकी अवधि कितनी रही, कितने समय तक वह हमारे सामने उपस्थित रहा, ये सभी चीज़ें हमारे परसेप्शन को प्रभावित करती हैं। तो यह क्लास यहीं पर समाप्त होती है। अगली क्लास में हम बात करेंगे परसेप्शन से रिलेटेड नेक्स्ट टॉपिक के बारे में।